मार्केट ऑफरिंग्स डेवलप करना। टारगेट कस्टमर्स, कोलैबोरेटर्स और कंपनी स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए एक कंपनी के लिए यह जरूरी है कि वह उस टारगेट मार्केट को क्लियरली आइडेंटिफाई करे जिसमें वह कम्पीट करेगी और एक ऐसा ऑफरिंग डिजाइन करे जो टारगेट कस्टमर्स को बेनिफिट्स का एक मीनिंगफुल सेट डिलीवर करे। ये एक्टिविटीज कंपनी के बिजनेस मॉडल के दो की कंपोनेंट्स को एनकम्पास करती हैं, स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स। स्ट्रैटेजी में एक वेल डिफाइंड मार्केट चूज करना शामिल है जिसमें कंपनी कम्पीट करेगी और उस वैल्यू को डिटरमाइन करना शामिल है जिसे वह इस मार्केट में क्रिएट करना चाहती है। टैक्टिक्स, जिसे मार्केटिंग मिक्स भी कहा जाता है, कंपनी की स्ट्रैटेजी को जीवंत बनाती है। वे किसी दिए गए मार्केट में वैल्यू क्रिएट करने के लिए डेवलप किए गए ऑफरिंग के की एस्पेक्ट्स को डिफाइन करती हैं। टैक्टिक्स लॉजिकली कंपनी की स्ट्रैटेजी से फॉलो होती हैं और उस तरीके को रिफ्लेक्ट करती हैं जिससे कंपनी इस स्ट्रैटेजी को मार्केट रियलिटी बनाएगी। टैक्टिक्स ऑफरिंग के बेनिफिट्स एंड कॉस्ट से लेकर उन मीन्स तक सब कुछ शेप करती हैं जिनके द्वारा टारगेट कस्टमर्स ऑफरिंग के बारे में जानेंगे और उसे खरीदेंगे। स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स फंडामेंटली आपस में जुड़ी हुई हैं। एक कंपनी की स्ट्रैटेजी टारगेट मार्केट और उस वैल्यू को स्पेसिफाई करती है जिसे कंपनी इस मार्केट में क्रिएट करने का एम करती है, जबकि टैक्टिक्स ऑफरिंग के एक्चुअल एट्रीब्यूट्स को डिटेल करती हैं जो चोजन मार्केट में वैल्यू क्रिएट करेंगे। किसी ऑफरिंग, उसकी फीचर्स, ब्रांड इमेज और प्राइसिंग और ऑफरिंग को प्रमोट, कम्युनिकेट और डिस्ट्रीब्यूट करने के मीन्स के स्पेसिफिक टैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर डिसाइड करना टारगेट मार्केटिंग की नीड्स और इन नीड्स को पूरा करने के लिए मौजूद कंपीटिंग ऑप्शंस को अंडरस्टैंड किए बिना पॉसिबल नहीं है। निम्नलिखित सेक्शंस में एक ऑफरिंग की स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स के की एस्पेक्ट्स पर मोर डिटेल में चर्चा की गई है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करना। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में दो की कंपोनेंट्स शामिल हैं। वह टारगेट मार्केट जिसमें कंपनी कम्पीट करेगी और रेलेवेंट मार्केट एंटिटीज, कंपनी, उसके टारगेट कस्टमर्स और उसके कोलैबोरेटर्स के लिए वैल्यू प्रोपोजिशन। एक केयरफुली चोजन टारगेट मार्केट और एक वेल क्राफ्टेड वैल्यू प्रोपोजिशन कंपनी के बिजनेस मॉडल की फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं और टैक्टिकल डिसीजंस को डिटरमाइन करने के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स के रूप में काम करते हैं जो कंपनी के ऑफरिंग को डिफाइन करते हैं। टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना। वह टारगेट मार्केट जिसमें एक कंपनी वैल्यू क्रिएट और कैप्चर करने का एम करती है, उसमें 5 फैक्टर्स शामिल हैं। वे कस्टमर्स जिनकी नीड्स को कंपनी पूरा करना चाहती है, वे कॉम्पिटिटर्स जो सैम टारगेट कस्टमर्स की सैम नीड्स को पूरा करने का एम करते हैं, वे कोलैबोरेटर्स जो कंपनी को कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करने में हेल्प करते हैं, वह कंपनी जो ऑफरिंग को डेवलप और मैनेज करती है, और वह कॉन्टेक्स्ट जो अफेक्ट करेगा कि कंपनी ऑफरिंग को कैसे डेवलप और मैनेज करती है। ये 5 मार्केट फैक्टर्स, 5 सीएस, को 5 सी फ्रेमवर्क में कंसेंट्रिक इलिप्सीज के सेट के रूप में विजुअली रिप्रेजेंट किया गया है। टारगेट कस्टमर्स सेंटर में हैं, कोलैबोरेटर्स, कॉम्पिटिटर्स और कंपनी मिडल में है और कॉन्टेक्स्ट बाहर की तरफ है। फिगर 2.2। 5 सी फ्रेमवर्क में टारगेट कस्टमर्स का सेंट्रल प्लेसमेंट मार्केट में उनके डिफाइनिंग रोल को रिफ्लेक्ट करता है। अन्य 3 मार्केट एंटिटीज, कंपनी, उसके कोलैबोरेटर्स और उसके कॉम्पिटिटर्स, टारगेट कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने का काम करते हैं। 5 सी फ्रेमवर्क की आउटर लेयर बनाते हुए मार्केट कॉन्टेक्स्ट है जो उस एनवायरनमेंट को डिफाइन करता है जिसमें कस्टमर्स, कंपनी, कोलैबोरेटर्स और कॉम्पिटिटर्स ऑपरेट करते हैं। निम्नलिखित सेक्शंस में 5 सीएस और उनके बीच रिलेशनशिप्स पर मोर डिटेल में चर्चा की गई है। टारगेट कस्टमर्स, वे इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी नीड्स को कंपनी पूरा करने की प्लान बना रही है। बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट्स में टारगेट कस्टमर्स टिपिकली कंपनी के ऑफरिंग्स के एंड यूजर्स होते हैं, जबकि बिजनेस टू बिजनेस मार्केट्स में टारगेट कस्टमर्स अदर बिजनेसेस होते हैं जो कंपनी के ऑफरिंग्स का यूज करते हैं। 2 की प्रिंसिपल्स टारगेट कस्टमर्स के चॉइस को डिटरमाइन करते हैं। कंपनी और उसके कोलैबोरेटर्स को कंपटीशन के मुकाबले टारगेट कस्टमर्स के लिए सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करने में एबल होना चाहिए और चोजन टारगेट कस्टमर्स को कंपनी और उसके कोलैबोरेटर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने में एबल होना चाहिए। कोलैबोरेटर्स टारगेट कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए कंपनी के साथ काम करते हैं। कंपनी को कोलैबोरेटर्स का चॉइस उन कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज के आधार पर करना चाहिए जो वे कंपनी को कस्टमर नीड्स को पूरा करने में हेल्प करने के लिए ऑफर कर सकते हैं।
कोलैबोरेशन में उन रिसोर्सेज को आउटसोर्स करना, डेवलप करने के बजाय शामिल है जिनकी कंपनी के पास कमी है लेकिन जिनकी उसे एक ऐसा ऑफरिंग क्रिएट करने के लिए आवश्यकता है जो टारगेट कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करता है। उन रिसोर्सेज को बिल्ड या एक्वायर करने के बजाय जिनकी कमी है, एक कंपनी उन एंटिटीज के साथ पार्टनर करके आवश्यक रिसोर्सेज तक एक्सेस प्राप्त कर सकती है जिनके पास वे हैं और जो उन्हें शेयर करने से बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। कोलैबोरेटर्स में सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी डीलर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंटिटीज, सर्विस प्रोवाइडर्स, एक्सटर्नल सेल्स फोर्सेस, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज शामिल हो सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स उन्हीं कस्टमर्स की उन्हीं नीड्स को पूरा करने का एम करते हैं जिन्हें कंपनी टारगेट कर रही है। कंपनीज को कंपटीशन के मायोपिक व्यू का शिकार होने से बचना चाहिए जो ट्रेडिशनल कैटेगरी एंड इंडस्ट्री टर्म्स का यूज करके उनके राइवल्स को डिफाइन करता है। कंपनी को निम्नलिखित क्वेश्चंस पूछकर मेन कॉम्पिटिटर्स और उनकी स्ट्रैटेजीज की जांच करनी चाहिए। मार्केटप्लेस में प्रत्येक कॉम्पिटिटर क्या सीख कर रहा है? प्रत्येक कॉम्पिटिटर के बिहेवियर को क्या ड्राइव करता है? यह कंपनी की पोजीशन को क्लैरिफाई करने में हेल्प करता है क्योंकि एक कॉम्पिटिटर के ऑब्जेक्टिव्स में कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें उसका साइज, हिस्ट्री, करंट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल सिचुएशन शामिल हैं। उदाहरण के लिए यह जानना इम्पोर्टेंट है कि एक कॉम्पिटिटर जो एक लार्जर कंपनी का डिवीजन है उसे ग्रोथ के लिए या प्रॉफिट्स के लिए चलाया जा रहा है या सिर्फ उससे पैसा कमाया जा रहा है। कंपनी किसी दिए गए मार्केट ऑफरिंग को डेवलप और मैनेज करती है। डाइवर्स स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंसीज और मार्केट ऑफरिंग्स वाले ऑर्गेनाइजेशंस के लिए टर्म कंपनी टिपिकली उस पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट को रेफर करता है जो एक स्पेसिफिक ऑफरिंग को मैनेज करता है। प्रत्येक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट को एक अलग कंपनी के रूप में देखा जा सकता है जिसके लिए अपने बिजनेस मॉडल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए GE, अल्फाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी और फेसबुक के पास मल्टीपल स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं। कॉन्टेक्स्ट वह एनवायरनमेंट है जिसमें कंपनी और उसके कोलैबोरेटर्स ऑपरेट करते हैं। इसमें 5 फैक्टर्स शामिल हैं। सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट सामाजिक और जनसांख्यिकीय ट्रेंड्स, वैल्यू सिस्टम्स, धर्म, भाषा, जीवन शैली, एटीट्यूड्स और बिलीफ्स द्वारा कैरेक्टराइज्ड है। टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में मार्केट ऑफरिंग्स को डेवलप, कम्युनिकेट और डिलीवर करने के लिए न्यू टेक्निक्स, स्किल्स, मेथड्स और प्रोसेसेस शामिल हैं। रेगुलेटरी कॉन्टेक्स्ट में टैक्सेस, इंपोर्ट टैरिफ्स और एम्बागोज, साथ ही प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड प्राइसिंग, कम्युनिकेशन रेगुलेशंस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज शामिल हैं। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट से बना है। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में प्राकृतिक रिसोर्सेज, ज्योग्राफिक लोकेशन, टोपोग्राफी, क्लाइमेट ट्रेंड्स और हेल्थ कंडीशंस शामिल हैं। कॉन्टेक्स्ट का मार्केट वैल्यू क्रिएट करने की कंपनी की एबिलिटी पर ड्रामेटिक इम्पैक्ट हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडवांसमेंट्स, ट्रेड वॉर्स की शुरुआत, ग्लोबल वार्मिंग और कोरोना वायरस पैंडेमिक सहित कई रीसेंट डेवलपमेंट्स ने कई कंपनीज को अपने ऑपरेट करने के तरीके पर पूरी तरह से रीथिंक करने और अपने बिजनेस मॉडल्स को पाइवोट करने के लिए मजबूर किया है। टारगेट मार्केट का की कंपोनेंट टारगेट कस्टमर्स का सिलेक्शन है जो मार्केट के अन्य सभी एस्पेक्ट्स को डिटरमाइन करता है। इसमें कंपटीशन स्पेसिफाई करना, कोलैबोरेटर्स चूज करना, कस्टमर्स के लिए एक सुपीरियर ऑफरिंग डेवलप करने के लिए आवश्यक कंपनी रिसोर्सेज को डिफाइन करना और उस कॉन्टेक्स्ट को आउटलाइन करना शामिल है जिसमें कंपनी मार्केट वैल्यू क्रिएट करेगी। यह इस प्रकार है कि टारगेट कस्टमर्स में चेंज से टिपिकली कॉम्पिटिटर्स और कोलैबोरेटर्स में चेंज, डिफरेंट रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स और कॉन्टेक्स्ट फैक्टर्स में चेंज होता है। अपनी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के कारण सही टारगेट कस्टमर्स का चॉइस एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बिल्ड करने की फाउंडेशन है। 5 CAs और कंपटीशन के 5 फोर्सेस। 5 फ्रेमवर्क माइकल पोर्टर द्वारा ओरिजिनेटेड 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क के सिमिलर है। 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क 5 फैक्टर्स के अनुसार इंडस्ट्री कम्पिटिटिवनेस को आइडेंटिफाई करता है। सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर, बायर्स की बार्गेनिंग पावर, न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट, सब्स्टिट्यूट्स का थ्रेट और एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स के बीच राइवलरी। ये 5 फैक्टर्स मिलकर उस कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हैं जिसमें एक फर्म ऑपरेट करती है।
5 फोर्सेस फ्रेमवर्क सजेस्ट करता है कि एक इंडस्ट्री के भीतर कंपटीशन सप्लायर्स एंड बायर्स की ग्रेटर बार्गेनिंग पावर, न्यू कंपेटिटर्स और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के हायर थ्रेट और एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स के बीच इंटेंसिफाइड राइवलरी के साथ बढ़ता है। 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क 5C फ्रेमवर्क के सिमिलर है, जिसमें दोनों का मतलब उस मार्केट के एनालिसिस को फैसिलिटेट करना है जिसमें एक कंपनी ऑपरेट करती है। इन फ्रेमवर्क्स के बीच डिफरेंस वह तरीका है जिसमें प्रत्येक मार्केट को डिफाइन करता है। 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क एक इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से मार्केट में कंपटीशन का एनालाइज करता है। दूसरी ओर 5C फ्रेमवर्क उस इंडस्ट्री के बजाय कस्टमर नीड्स के आधार पर मार्केट को डिफाइन करता है जिसमें कंपनी कम्पीट करती है। तदनुसार यह कॉम्पिटिटर्स को कस्टमर नीड्स को पूरा करने और मार्केट वैल्यू क्रिएट करने की उनकी एबिलिटी के संदर्भ में डिफाइन करता है। 5C फ्रेमवर्क इस बात से कंसर्न नहीं है कि कंपनी और उसके कॉम्पिटिटर्स सैम इंडस्ट्री के भीतर ऑपरेट करते हैं या नहीं, जो सब्स्टिट्यूट्स के कॉन्सेप्ट को सुपरफ्लुअस बनाता है, क्योंकि एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्स्टिट्यूट्स केवल क्रॉस कैटेगरी कॉम्पिटिटर्स हैं जो एक पर्टिकुलर नीड को पूरा करने का एम करते हैं। 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क का इंडस्ट्री पर फोकस इसे मार्केटर्स के लिए पर्टिकुलरली रेलेवेंट बनाता है जो किसी दिए गए इंडस्ट्री के भीतर कम्पिटिटिव स्ट्रक्चर का एनालाइज कर रहे हैं। हालांकि जब किसी ऑफरिंग की मार्केट वैल्यू क्रिएट करने की एबिलिटी का एनालाइज करने की बात आती है तो 5 फोर्सेस अप्रोच का बहुत कम रेलेवेंस होता है। इस केस में 5C फ्रेमवर्क टिपिकली ज्यादा यूजफुल है क्योंकि इसका कस्टमर फोकस है और इसका मार्केट पर्सपेक्टिव किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बजाय कस्टमर नीड्स पर बेस्ड है। एक सक्सेसफुल ऑफरिंग को न केवल टारगेट कस्टमर्स के लिए बल्कि कंपनी और उसके कोलैबोरेटर्स के लिए भी सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करना चाहिए। तदनुसार मार्केट एक्सचेंज में रेलेवेंट एंटिटीज के लिए मार्केट ऑफरिंग्स डेवलप करते समय एक कंपनी को तीनों प्रकार के वैल्यू पर विचार करने की आवश्यकता होती है: कस्टमर वैल्यू, कोलैबोरेटर वैल्यू और कंपनी वैल्यू। कस्टमर वैल्यू उसके कस्टमर्स के लिए एक ऑफरिंग का वर्थ है और यह इस बात पर डिपेंड करता है कि कस्टमर्स ऑफरिंग उनकी नीड्स को कितनी अच्छी तरह पूरा करता है। इसका असेसमेंट कैसे करते हैं? एक ऑफरिंग अपने कस्टमर्स के लिए जो वैल्यू क्रिएट करता है वह 3 मेन फैक्टर्स पर बेस्ड है: टारगेट कस्टमर्स की नीड्स, कस्टमर्स को मिलने वाले बेनिफिट्स और कंपनी का ऑफरिंग परचेस करते समय उनके द्वारा किए गए कॉस्ट्स, और अल्टरनेटिव मीन्स कम्पिटिटिव ऑफरिंग्स के बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स जिनका यूज टारगेट कस्टमर्स अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन यह एक्सप्लेन करने में एबल होना चाहिए कि टारगेट कस्टमर्स अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स के बजाय कंपनी के ऑफरिंग को क्यों चुनेंगे। फिगर 2.3 वी मार्केट वैल्यू प्रिंसिपल। सोर्स: अलेक्जेंडर येनेव, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, शिकागो, इल. सेरेबेलम प्रेस, 2019। कोलैबोरेटर वैल्यू कंपनी के कोलैबोरेटर्स के लिए एक ऑफरिंग का वर्थ है। यह उन सभी बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स को सम अप करता है जो एक ऑफरिंग कोलैबोरेटर्स के लिए क्रिएट करता है और रिफ्लेक्ट करता है कि एक ऑफरिंग कोलैबोरेटर्स के लिए कितना अट्रैक्टिव है। कोलैबोरेटर वैल्यू प्रोपोजिशन को यह एक्सप्लेन करना चाहिए कि कोलैबोरेटर्स अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कम्पिटिटिव ऑल्टरनेटिव्स के बजाय कंपनी के ऑफरिंग को क्यों चुनेंगे। कंपनी वैल्यू कंपनी के लिए ऑफरिंग का वर्थ है। किसी ऑफरिंग का वैल्यू उससे एसोसिएटेड सभी बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स, कंपनी के गोल एस के साथ उसकी एफिनिटी और कंपनी द्वारा परस्यू किए जा सकने वाले अदर अपॉर्चुनिटीज के वैल्यू के सापेक्ष डिफाइन किया जाता है। उदाहरण के लिए अदर ऑफरिंग्स जिन्हें कंपनी लॉन्च कर सकती है। इसलिए कंपनी वैल्यू प्रोपोजिशन डिटरमाइन करता है कि कंपनी अल्टरनेटिव ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बजाय इस ऑफरिंग को क्यों चूज करेगी। मार्केट वैल्यू प्रिंसिपल को 3 वी प्रिंसिपल के रूप में भी रेफर किया जाता है क्योंकि यह 3 की मार्केट एंटिटीज, टारगेट कस्टमर्स, कोलैबोरेटर्स और कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट करने के इम्पोर्टेंस को अंडरस्कोर करता है। मार्केट वैल्यू प्रिंसिपल 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस को पोज करके एक बिजनेस मॉडल की वायबिलिटी को डिफाइन करता है जिन्हें एड्रेस किया जाना चाहिए। ऑफरिंग टारगेट कस्टमर्स के लिए क्या वैल्यू क्रिएट करता है? टारगेट कस्टमर्स इस ऑफरिंग को क्यों चुनेंगे? इस ऑफरिंग को अल्टरनेटिव ऑप्शंस से सुपीरियर क्या बनाता है? ऑफरिंग कंपनी के कोलैबोरेटर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और को-डेवलपर्स के लिए क्या वैल्यू क्रिएट करता है? कोलैबोरेटर्स अदर एंटिटीज के बजाय कंपनी के साथ पार्टनर क्यों करेंगे? ऑफरिंग कंपनी के लिए क्या वैल्यू क्रिएट करता है?
कंपनी को अदर ऑप्शंस परस्यू करने के बजाय इस ऑफरिंग में रिसोर्सेज इन्वेस्ट क्यों करने चाहिए? इन तीनों मार्केट एंटिटीज के लिए वैल्यू मैनेज करने की आवश्यकता इस क्वेश्चन को जन्म देती है कि किस वैल्यू को प्रायोरिटाइज किया जाए। इसके लिए एक ऑप्टिमल वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट करने की आवश्यकता है जो कस्टमर्स, कोलैबोरेटर्स और कंपनी के लिए वैल्यू को बैलेंस करता है। यहाँ यूज किए गए टर्म ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब है कि ऑफरिंग का वैल्यू तीनों एंटिटीज में कनेक्टेड है, जैसे कि यह टारगेट कस्टमर्स और कोलैबोरेटर्स के लिए ऐसे तरीके से वैल्यू क्रिएट करता है जो कंपनी को उसके स्ट्रैटेजिक गोल्स को अचीव करने में एनेबल करता है। मार्केट वैल्यू प्रिंसिपल कस्टमर, कोलैबोरेटर और कंपनी वैल्यू को ऑप्टिमाइज करता है और मार्केट सक्सेस का आधार है। फिगर 2.3 तीनों मार्केट एंटिटीज में से किसी के लिए भी सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करने में फेलियर अनिवार्य रूप से एक अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल की ओर ले जाता है और बिजनेस वेंचर को बर्बाद कर देता है। स्टारबक्स द्वारा मार्केट वैल्यू क्रिएट करने के लिए यूज किए जाने वाले मीन्स पर विचार करें। कस्टमर्स को वैरायटी ऑफ कॉफी बेवरेजेस का फंक्शनल बेनिफिट और एक कस्टमाइज्ड बेवरेज चुनकर अपनी पर्सनैलिटी एक्सप्रेस करने का साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है, जिसके लिए वे स्टारबक्स को मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन देते हैं। कोलैबोरेटर्स, कॉफी ग्रोअर्स को उनके द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले कॉफी बीन्स के लिए स्टारबक्स से मॉनेटरी पेमेंट्स मिलते हैं और उनके प्रोडक्ट की कंसिस्टेंट डिमांड होने का स्ट्रैटेजिक बेनिफिट प्राप्त होता है। बदले में वे स्टारबक्स के स्टैंडर्ड्स के अनुरूप कॉफी बीन्स उगाने में रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हैं। स्टारबक्स को एक ब्रांड बिल्ड करने और अपने मार्केट फुटप्रिंट को एनहांस करने के स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स प्राप्त करने के अलावा कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डेवलप और ऑफर करने में कंपनी रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने से रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स प्राप्त होते हैं।